हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वीरेश ने अपनी आंखें बंद की और अपने बदन को एकदम ढीला छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह के नरभक्षी पेड़ से बचने का यही सबसे आसान तरीका होता है। और फिर उसने अपने मन में एक मंत्र को बुद्ध बताया, जिसकी वजह से उसके आसपास वही सुनहरी रोशनी निकली जो उसके पैरों के पास उन जड़ों के और उसके पैरों के बीच में आई, और वो जड़ एकदम ही वापस पीछे चली गई। वीरेश के पैर जैसे ही उन जड़ों से आजाद हुए, उसने तुरंत ही अपने पैरों को आगे की तरफ खींचा और खुद और भी ज्यादा नीचे की तरफ लटक आया। और राजकुमारी के हाथ कलाई से होते हुए उसने और नीचे की तरफ से पकड़ लिए और पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर खींचा, और फिर उन जड़ों की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ से उस तरफ इशारा किया। उसके हाथ से वहीं सुनहरी रोशनी निकाली, और जैसे ही उन जड़ों पर वो सुनहरी रोशनी जाकर लगी, वो जड़ें वापस जमीन के अंदर की तरफ जाने लगी, और राजकुमारी के पैर भी उन जड़ों से छूट गए। और वीरेश ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर राजकुमारी को ऊपर की तरफ खींच लिया। जैसे ही उसने राजकुमारी को ऊपर की तरफ खींचा, वो एकदम ही उसके ऊपर आकर गिर गई, और वो भी एकदम संभाल नहीं पाया, क्योंकि एक झटके में उसने राजकुमारी को ऊपर की तरफ खींचा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर। वो उन जड़ों को दोबारा से पैर पकड़ने का मौका और समय नहीं देना चाहता था। आह, हमारा हाथ! राजकुमारी जमीन पर वीरेश के ऊपर गिरी, लेकिन उसका एक हाथ मुड़ गया, और उसका हाथ मुड़ते ही उसके मुंह से दर्द भरी सी चीख निकली। वीरेश राजकुमारी के एकदम ही नजदीक है, और उसने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो जैसे एकदम खुश आ गया था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलग सा जादू राजकुमारी के चारों तरफ बिखरा हुआ है, जो कि उसे अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये शक्ति नकारात्मक है या फिर सकारात्मक, ये वो समझ नहीं पाया, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरह राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो रहा था। राजकुमारी वसुंधरा के इतना नजदीक होने की वजह से उसे अपने दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई सी महसूस हुई, क्योंकि आज से पहले भले ही वो राजकुमारी के साथ था, लेकिन वो दोनों उनके शरीर कभी भी इतना नजदीक नहीं आए थे। राजकुमारी वसुंधरा को बचाने के लिए वीरेश ने ऊपर की तरफ खींचा, तो अभी उसका एक हाथ भी राजकुमारी की कमर पर था। अचानक से गिरने की वजह से राजकुमारी के हाथ पर तेज चोट लगी और एक तेज दर्द महसूस हुआ। हाथ में दर्द होते ही राजकुमारी ने जैसे ही तेज आवाज में चिल्लाया, तो उसका ध्यान टूटा। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया। राजकुमारी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ आपके हाथ को? इतना बोलते हुए उसकी नजर राजकुमारी के हाथ की तरफ गई, और वो राजकुमारी का हाथ छूकर देखते ही वाला था कि तभी उसकी नजर उसे पेड़ और उनकी जड़ों पर गई, जो दोबारा से एकदम आगे बढ़ने लगी थी। राजकुमारी, चलिए यहाँ से, जल्दी! वीरेश जल्दी से वहां से उठकर खड़ा हुआ, और उसने राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमारी उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन किसी खतरे का अंदाजा होते हुए वो भी वीरेश के साथ भागते हुए वहां से दूर आ गई, क्योंकि वो पेड़ ही उन लोगों के लिए खतरा है, इतना तो राजकुमारी समझ गई थी। वीरेश ने राजकुमारी को उस पेड़ से बचा लिया और उसे वहां से दूर लेकर आ गया। वसुंधरा के पैर में कई जगह पर चोटें लग गई थीं, और उसका हाथ भी मुड़ गया था, और आज से पहले उसे कभी भी इतनी तकलीफ नहीं हुई। राजकुमारी को इन सारी तकलीफों और दर्द की आदत नहीं है, तो हल्का सा दर्द भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, इसलिए उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमारा पैर देखो, हमारे पैर से खून निकल रहा है, हम चल नहीं पाएंगे। राजकुमारी ने हल्का सा झुककर अपने पैर की तरफ देखते हुए कहा, ये ठीक हो जाएगा, और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। इतना बोलते हुए वीरेश ने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठा लिया, क्योंकि राजकुमारी ठीक से चल नहीं पा रही थी और लड़खड़ा रही थी। वीरेश ने जब उसे उठाया, राजकुमारी को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस तरह बाहों में उठा लेगा, इसलिए वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर उसकी तरफ ही देखने लगी, और एक हाथ से उसके कपड़े को कसकर पकड़ लिया। अब तक उन दोनों को ही चंद्रिका के बारे में ध्यान नहीं आया है, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। वीरेश ने अपनी जान को दांव पर लगाकर वसुंधरा की जान बचाई, इसलिए वो उसकी एहसानमंद है। भले ही ये उसका काम था, लेकिन फिर भी उसे बचाने में वीरेश की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने वसुंधरा के आगे अपने बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। इस बात को सोचते हुए वसुंधरा उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। दूसरी तरफ चंद्रिका
उस पहाड़ के किनारे से खाई में गिरते हुए चंद्रिका ने अपनी आंखें एकदम ही कसकर बंद कर ली हैं और उसे नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना जरूर कर रही थी कि वो किसी भी तरह से बच जाए। और भगवान ने शायद उसकी सुन भी ली, क्योंकि उसके आसपास एक सफेद रंग का गोल घेरा बना हुआ था। वो पूरी तरह से उसके अंदर थी और दूर से देखने में वो कोई पानी का बुलबुला जैसा लग रहा था, लेकिन चंद्रिका को उसका जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। और तभी एकदम अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। तो उसने एकदम अपनी आंखें खोली और उसने खुद को बीच हवा में तैरते हुए पाया, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नीचे की तरफ गिर नहीं रही है, बल्कि एक जगह पर ही रुक गई है। ये क्या हुआ? हम इस तरह से यहाँ बीच में कैसे रुक गए? हम तो वहां से नीचे गिर गए थे ना, तो फिर हम इस तरह यहाँ हवा में कैसे? इतना बोलते हुए हैरानी से उसने अपने आसपास चारों तरफ देखा, तो उसे ये समझ में आया कि धीरे धीरे वो नीचे की तरफ ही आ रही है। फिर जैसे ही उसका पैर जमीन से टकराया, उसने अपने आसपास देखा तो वहां पर सिर्फ पहाड़ और पत्थर ही थे। वहां पर कोई भी पेड़, पौधे या हरियाली नजर नहीं आ रही थी। और सामने की तरफ जब उसने देखा तो उसे नजर आईं वो दो चमकते हुए पीली आंखें, जो कि उसे घूर कर देख रही थीं, और बाकी कुछ भी उसे रात के अंधेरे में नजर नहीं आया। उन आंखों को अपने सामने देखकर वो एकदम ही चौंक कर पीछे हट गई और उसने कहा, कौन कौन हो तुम? कहानी जारी रहेगी। क्या लगता है आप लोगों को, वसुंधरा कैसे फंसी उस नरभक्षी पेड़ के आसपास? और क्या सच में वो सब एक भ्रम जाल है? और किसकी है वो पीली चमकती आंखें? किसने बचाया है चंद्रिका को? और वीरेश वसुंधरा क्या चंद्रिका के बिना ही वापस महल चले जाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 36 राजमहल। वसुंधरा के कमरे से बाहर निकलते हुए उसकी महारानी कादंबरी ने तेज आवाज में पहरेदारों और सेविकाओं के ऊपर चिल्लाया, कहाँ है वसुंधरा? कहाँ गई वो? पूरे महल में ढूंढो उसे, और चंद्रिका को भी। वो दोनों ही कहीं नजर नहीं आ रही। रानी कादंबरी वसुंधरा से मिलने के लिए उसके कमरे में आई थी, लेकिन वसुंधरा उन्हें वहां पर नहीं मिली। तो सेविकाओं से उन्होंने वसुंधरा को ढूंढकर और बुलाकर लाने के लिए कहा, लेकिन सेविकाओं ने पूरे महल में, बगीचे में, महल की छत पर सब जगह देख लिया, लेकिन उन्हें वसुंधरा कहीं भी नहीं मिली। और वसुंधरा के साथ साथ चंद्रिका भी नजर नहीं आ रही है। रानी, राजा और महल में सभी को पता है कि वसुंधरा और चंद्रिका हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन उन दोनों को ही महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में अगर वो लोग पूरे महल में कहीं पर भी नहीं हैं, तो कहाँ चली गई? ये सोचकर रानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है, और इससे ज्यादा वो ये सोचकर घबरा रही है कि जब राजा को इस बारे में पता चलेगा कि वसुंधरा महल से बाहर कहीं चली गई है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसीलिए फिलहाल उन दोनों को महल में ढूंढने की पूरी कोशिश करते हुए रानी कादंबरी भी अपना गुस्सा सेविकाओं, दासियों और पहरेदारों पर निकाल रही है। बाकी सारे लोग भी इधर उधर भागते हुए वसुंधरा और चंद्रिका को ढूंढने में लगे हुए हैं। रानी अभी भी वसुंधरा के कमरे के बाहर ही खड़ी हुई है। उनके साथ उनकी खास सेविका सुरभि भी वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन वो दोनों ही बहुत परेशान लग रही हैं। तभी रानी कादंबरी ने सुरभि से कहा, राजकुमारी का नया रक्षक वो कहाँ पर है? क्या वो भी महल में नहीं है? हो सकता है उसे पता हो वसुंधरा कहाँ गई है। सुरभि ने रानी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो भी पूरे महल में कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कहीं वो भी वसुंधरा के साथ ही महल से बाहर। इतना बोलते हुए सुरभि चुप हो गई। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे पता ऐसी बातों को सुनकर रानी भी नाराज हो सकती है। सुरभि की बात सुनते ही रानी ने भी उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहा, क्या वो रक्षक वो भी उसके साथ ही? लेकिन वो राजकुमारी को बाहर कैसे जाने दे सकता है? उसे तो साफ तौर पर बताया गया था ना कि वो राजकुमारी को महल से बाहर नहीं जाने दे सकता, और इसीलिए उसे यहाँ पर रखा गया है। लेकिन वह खुद ही वसुंधरा के साथ बाहर कैसे जा सकता है? जाओ पहरेदारों से पूछो, रानी कादंबरी ने तेज आवाज में कहा। तो सुरभि ने आसपास खड़ी सेविकाओं को वहां से जाने का इशारा किया। वो सेविकाएं तुरंत ही वहां से पहरेदारों से इस बारे में पूछने के लिए चली गईं। उनके जाने के बाद सुरभि ने कहा,
महारानी जी, मुझे लगता है आपको महाराज के बारे में इस बारे में बता देना चाहिए। रानी कादम्बरी ने तुरंत ही इस तरह से घबराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं सुरभि, कैसी बातें कर रही हो तुम। महाराज को पता चल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। पहले हम अपनी तरफ से ढूंढ लेते हैं, क्या पता वो लोग यहीं महल के आसपास ही, यहाँ बगीचे से बाहर या फिर और कहीं गए हों। एक बार ढूंढ लेते हैं, क्या पता शायद वो वापस आ रही हों। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, फिर महाराज को तो पता चल ही जाएगा। रानी की बात सुनकर सुरभि ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों ही वहां से थोड़ा आगे चली गईं। सेविकाओं ने पहरेदार से बात करके आने के बाद उन लोगों को बताया कि पहरेदारों ने राजकुमारी वसुंधरा, चंद्रिका और वीरेश तीनों को एक साथ ही शाम के वक्त महल से बाहर जाते हुए देखा है। अब तक रात हो चुकी थी और उन लोगों को गए हुए कई घंटे बीत चुके हैं। ये बात सुनकर रानी परेशान हो गई और अब वो इस बात को सोचकर घबरा रही है कि वसुंधरा पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं। इसलिए उसने पहरेदारों को वहां महल से बाहर भेज आसपास के सारे इलाकों में और नदी पार करके जाकर वसुंधरा को ढूंढकर लेकर आने के लिए। रानी ने अभी भी ये बात राजा को नहीं बताई है और रानी का आदेश मिलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी वहां से निकल गई राजकुमारी वसुंधरा, चंद्रिका और वीरेश को ढूंढने के लिए। साक्षात वीरेश राजकुमारी को वहां उस नरभक्षी पेड़ से बहुत दूर लेकर आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो लोग उसके आसपास रुकें, क्योंकि वो पेड़ फिर से उन पर हमला और उनकी जान लेने की कोशिश कर सकता था। वीरेश राजकुमारी को अपनी गोद में लिए हुए वहां से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही तेज कदमों से चलते हुए। इसी बीच राजकुमारी ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, वीर, कहाँ जा रहे हैं हम? हमें नीचे उतारो। इस तरह से हमें गोद में लेकर कितनी दूर चल पाओगे तुम? राजकुमारी की नजर वीरेश के चेहरे पर ही टिकी हुई है, लेकिन वीरेश सामने की तरफ देखा हुआ चल रहा है। वो अपने गोद में ली हुई राजकुमारी की तरफ नहीं देख रहा है या एक तरह से अनदेखा कर रहा है जानबूझकर, जिससे कि उसका ध्यान ना भटके, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत है। वो जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता है सब कुछ भूल जाता है। बिना राजकुमारी की तरफ देखे ही वीरेश ने उसकी बात का जवाब दिया, आपके पैर में चोट लगी है ना राजकुमारी, और हमें अभी यहाँ से दूर जाना है, जितनी भी दूर हम जा पाएं, क्योंकि वो नरभक्षी पेड़ है, इंसानों की जान ले लेता है और हमें जल्दी से जल्दी नदी के किनारे पहुंचना है। राजकुमारी हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, नरभक्षी पेड़? क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है? हमने तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था ऐसे पेड़ के बारे में, लेकिन ये पेड़ हम समझ रहे थे कि ये किसी काली शक्ति का काम है जो हमारी जान के पीछे पड़ी है। कहानी जारी रहेगी। इस कहानी के अलावा मेरी और कहानियां भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप सब उन कहानियों को भी पढ़कर देख सकते हैं। उन सारी कहानियों के नाम हैं माई मिस्टीरियस हस्बैंड, माई बॉस इज माई सीक्रेट लवर, आर अरेंज्ड लव, केज्ड इन डेविल्स लव, सीक्रेट बिलियनेयर,